मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी लास्ट क्लास में मैंने अभ्यास के सवाल आपके शुरू कर दिए थे और पहले 4 सवाल जो कि अपने एमसीक्यू है वो हमने डिस्कस कर लिए थे। अब 5वें प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। 5वां सवाल है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है। तो स्टूडेंट्स, आप सबको पता है, जब मैंने आपको मानव पाचन तंत्र कराया था उस वक्त मैंने आपको बताया था कि जो आपका प्रोटीन है, वसा है और कार्बोहाइड्रेट है, उसका पूर्ण पाचन आपके क्षुद्रांत में होता है। तो आप सबसे पहले ये बताएंगे कि वसा का पाचन कहाँ होता है। तो वसा का पाचन छोटी आंत क्षुद्रांत में लाइपेज एंजाइम द्वारा होता है। ये लाइन आपको, ये सबसे मेन लाइन है, ये आपको लिखनी ही लिखनी है, कहाँ होता है और कौन करता है। अब ये सब प्रक्रम कैसे होता है ये मैंने नीचे बताया है। सबसे पहले पित्तरस वसा की बड़ी गोलियों को छोटी गोलियों में तोड़ता है। स्टूडेंट्स, जो वसा है, वसा बड़ी गोलियों के रूप में हमारे शरीर में रहती है। सबसे पहले उसको छोटी गोलियों में तोड़ना होता है, वरना वसा का पाचन नहीं हो पाएगा। और इसे इमल्सीकरण कहते हैं। तो इमल्सीकरण की एक तरह से परिभाषा आपको लिखनी पड़ेगी। इसके बाद अग्नाशय से निकलने वाला लाइपेज एंजाइम वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। तो वसा का पाचन कहाँ होता है? क्षुद्रांत में, मतलब छोटी आंत में। करता कौन है? लाइपेज एंजाइम। सबसे पहले क्या होता है? वसा को बड़ी गोलियों से छोटी गोलियों में तोड़ा जाता है, मतलब इमल्सीकरण होता है। अब जैसे ही इमल्सीकरण हो जाएगा उसके बाद अग्नाशय से आपका लाइपेज एंजाइम निकलता है और वो वसा को पाचित कर देता है, किसमें? वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में। फिर प्रश्न नंबर 6 आता है हमारा, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। अब आपको अच्छे से पता है, लार हमारा जो मुख होता है उसमें लार ग्रंथिकाओं से निकलती है। लार में क्या क्या होता है ये सब मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है। तो लार में जल, एमाइलेज एंजाइम और लाइजोजाइम होता है। अब तीनों के मैंने काम लिखे हुए हैं। सबसे पहले लार भोजन को गीला करता है, जिससे इसे निगलने में आसानी होती है। जो हमारी जीभ होती है वो भोजन को लार के साथ मिक्स कर देती है, मिला देती है। भोजन गीला हो जाता है और उसे निगलना आसान हो जाता है। जो भोजन है वो हमारी ग्रसिका से बहुत आसानी से नीचे जा पाएगा। दूसरा है, लार में अमाइलेज एंजाइम होता है, जो कि स्टार्च के जटिल अणुओं को शर्करा में तोड़ता है। स्टूडेंट्स, जो स्टार्च जो भी जटिल पदार्थ होते हैं उनका पाचन बहुत मुश्किल होता है। स्टार्च भी एक तरह का जटिल पदार्थ है, उसको पहले सरल पदार्थ में तोड़ना पड़ेगा। तो एमाइलेज एंजाइम जो होता है वो यही करता है। हमारा जो भी खाना होता है उसमें जो स्टार्च होता है, स्टार्च एक तरह का आपका कार्बोहाइड्रेट है जिसको हम मंड भी कहते हैं। तो स्टार्च के जटिल अणुओं को शर्करा में तोड़ता है। तीसरा, जो लाइजोजाइम होता है उसका क्या काम होता है? तो लार में मौजूद लाइजोजाइम हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। ये मैंने आपको, जब मैं आपका मानव पाचन तंत्र मैंने डिस्कस किया था तब भी आपको इसके बारे में बताया था। तो लार में 3 चीज़ें होती है आपकी, जल होता है, एमाइलेज एंजाइम होता है और लाइजोजाइम होता है। तो लार में जो जल होता है वो क्या करता है? खाने को गीला करने में मदद करता है। एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को, जटिल स्टार्च के जो अणु होते हैं उनको शर्करा में तोड़ता है। और लार में मौजूद लाइजोजाइम हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। अगला सवाल है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी है, उसके उपोत्पाद क्या है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आप सबको पता है, स्वपोषी पोषण आपका जो प्रक्रिया के द्वारा होता है वो होती है आपकी प्रकाश संश्लेषण। और उसमें सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ली जाती है? वायुमंडल से, रंध्रों द्वारा। दूसरा होता है जल, वो जड़ों द्वारा मिट्टी से लिया जाता है। तीसरा है क्लोरोफिल, वो पौधे के हरे भाग में होता है। और चौथा है सूर्य प्रकाश, जो कि सूर्य से लिया जाता है। तो जब ये चारों चीज़ें उपस्थित होगी तो जो
पौधा होगा वो अपना भोजन बना पाएगा। किस प्रक्रम द्वारा? प्रकाश संश्लेषण। नीचे इसकी जो अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया, वो भी आपको लिखनी पड़ेगी, तो मैंने लिखी हुई है। CO2 प्लस में H2O, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में जल, किसके होते हुए? क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश, जो कि आप एरो के निशान के ऊपर और नीचे लिख दोगे। क्या बनेगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। ये खाना होता है जो पौधा बनाता है। इसी को हम भी इस्तेमाल कर लेते हैं, जो फ्रूट्स वगैरह में, या हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद ऑक्सीजन, जो हमारे उपयोग में आती है, और जो भी अधिकांश जल होता है, अतिरिक्त जल होता है, वो पौधा निकाल देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में जब जल मिलता है क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, तो ग्लूकोज बनता है, जो कि पौधे का खाना होता है। ऑक्सीजन और जल, जो ज़्यादा अतिरिक्त जल है, वो भी पौधा निकाल देता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 में उत्पोत्पाद क्या, मतलब आपके उत्पाद क्या बने थे, वो मैंने लिखे हुए ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? कुछ जीवों के नाम लिखिए जिनमें अवायवीय श्वसन होता है। तो वायवीय और अवायवीय श्वसन मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, एक बार आपको दिखा देता हूँ दोबारा से। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने पीछे डिस्कस किया था, आपके नोट्स के पेज नंबर 8 पे है। वायवीय श्वसन मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की जब अनुपस्थिति होती है उसमें होता है। इसमें जो आपका ग्लूकोज होता है उसका पूर्ण विखंडन हो जाता है, और अवायवीय में अपूर्ण विखंडन होता है। अंतिम उत्पाद वायवीय में बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल, साथ में ऊर्जा निकलती है। अवायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद इथेनॉल, जो कि शराब है, कार्बन डाइऑक्साइड, या अगर ऑक्सीजन की कमी है तो लैक्टिक अम्ल भी निकल सकता है। यह वायवीय श्वसन का होता है केंद्रिका कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में। अवायवीय कोशिका द्रव्य में, जिसमें वो 6 कार्बन अणु 3 कार्बन अणु पाइरुवेट में टूटता है, तो कोशिका द्रव्य में होता है। उसके बाद यीस्ट में, पेशिया में, वहाँ ये सब होता है। तो आपको ये बताना है कि आपके कोशिका में क्या होता है, कोशिका द्रव्य में। और आखिरी पॉइंट है, वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और अवायवीय में कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये इनके अंतर थे। तो 5 अंतर मैंने आपको लिखवाए थे, कोई भी 3 आप याद रख सकते हैं। अब तो एक बात अब पीछे मैंने नहीं लिखी थी, जो थी कुछ जीवों के नाम लिखे जिनमें अवायवीय श्वसन होता है। तो उन जीवों के मैंने नाम यहाँ लिखे हुए हैं। अवायवीय आपको पता ही है, यीस्ट में, और दूसरा होता है आपका फीता कृमि। फीता कृमि मतलब टेपवॉर्म। ये वो जीवाणु होते हैं जो हमारे पेट में जाके बैठ जाते हैं, और जिसकी आपको दवाई भी दी जाती है। आपको वेडनेसडे और फ्राइडे को जो दवाई दी जाती है वो कीड़े मारने की पेट के, वो ये फीटा कृमि होते हैं जिनको मारने के लिए दिया जाता है। इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कूपिकाएँ किस प्रकार अभिक्लिप्त है? तो आपका ऐसा एक सवाल पीछे भी मैंने करवाया था, ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये वाला एक बार जल्दी से फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो गैसों के अधिकतम विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान के लिए कूपिकाएँ, जो कि आपका श्वसन तंत्र का हिस्सा है, किस प्रकार अभिक्लिप्त मतलब किस प्रकार बनाई गई है, डिजाइन की गई है। तो कूपिकाओं सबसे पहले आपको पता ही है, जो हमारी जो श्वसन तंत्र है उसमें किस तरह से चीज़ें विभाजित होती है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। तो ये डायग्राम एक बार आप देख सकते हैं। जो हमारी श्वास नली होती है वो सबसे पहले विभाजित होती है श्वसनी में। एक श्वसनी आपके एक फुसफुस में जाती है और दूसरे फुसफुस में जाती है। फुसफुस मतलब फेफड़ा। उसके बाद जो श्वसनी होती है वो विभाजित होती है श्वसनिकाओं में। जैसे पेड़ में एक बड़ी जो ब्रांच होती है आपकी, टहनी होती है, वो छोटी छोटी टहनियों में विभाजित हो जाती है। उसी तरह श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाती है।
उसके बाद श्वसनिकाएँ जो होती है, छोटी छोटी जैसे पेड़ों पे डालियाँ होती है, उस पर पत्ते लगे होते हैं। तो ऐसे ही श्वसनिकाएँ विभाजित हो जाती है आपकी कूपिकाओं में। कूपिकाओं जो कि थैलीनुमा या आप बोल सकते हो आपका गुब्बारे नुमा एक शेप होती है, आकार होता है, जिसका काम वायु के विनिमय के लिए, आदान प्रदान के लिए किया जाता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। अब आते हैं फिर से सवाल की तरफ। तो देखिए, तो जो कूपिकाएँ होती है जो कि श्वसनिकाओं से बनी है, थैलीनुमा या गुब्बारे नुमा प्रकृति, तो कूपिकाओं की भित्ति अत्यंत पतली होती है, जो दीवारें होती है बहुत पतली होती है और रक्त केशिकाओं के जाल से घिरी होती है। आपको अच्छे से पता है रक्त केशिकाओं में जो रक्त है वो वहन करता है, और जो भी भोजन होता है, गैसें होती है, उनको अपने अंदर मिला के पूरे शरीर में वो फैला देता है। तो कूपिकाएँ रक्त केशिकाओं के जाल से घिरी होती है, जो वायु से ऑक्सीजन लेकर हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाती है, तथा रक्त में विलय कार्बन डाइऑक्साइड, विलय मतलब मिली हुई कार्बन डाइऑक्साइड को कूपिकाओं में छोड़ती है। तो ये रक्त केशिकाओं का काम होता है। तो रक्त केशिकाएँ कूपिकाओं को घेरे रखती है, एक जाल बना के रखती है, और जो भी ऑक्सीजन होती है उसे सभी कोशिकाओं तक फैला देती है। ठीक है, कूपिकाओं से ऑक्सीजन लेती है और शरीर के हर कोशिका तक पहुंचाती है, और शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और कूपिकाओं तक पहुंचा देती है। इस तरह कूपिकाएँ सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का आदान प्रदान हो सके। तो कूपिकाओं का काम क्या होता है? एक सतह उपलब्ध कराना, ताकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान हो सके, ऑक्सीजन को रक्त में मिलाया जा सके ताकि वो हर कोशिका तक पहुंच सके, और कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त से लिया जा सके ताकि उसको शरीर से बाहर छोड़ा जा सके। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 10। हमारे शरीर में हेमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं? तो हेमोग्लोबिन आपको पता है एक वर्णक होता है, श्वसन वर्णक इसे हम कहते हैं। इसकी ऑक्सीजन के साथ बंधुता होती है, तो इसकी अगर कमी हो जाए तो शरीर को क्या नुकसान होगा? तो हेमोग्लोबिन एक श्वसन वर्णक है। यह ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है, मतलब ऑक्सीजन को अपने साथ आसानी से चिपका लेता है। इसकी कमी के कारण निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं। तो क्या क्या है? मैंने 4 लिखे हुए, तो कोई भी 2 पॉइंट आप याद कर लेना। शरीर के विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिससे ऊर्जा कम मात्रा में उत्पन्न होगी। तो अगर हेमोग्लोबिन की कमी है तो हेमोग्लोबिन ही है जो ऑक्सीजन को अपने साथ चिपका के रक्त में एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। तो अगर हेमोग्लोबिन की कमी होगी तो शरीर में ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी, और ऑक्सीजन की अगर कमी हो गई तो हमारा जो श्वसन प्रक्रिया है उसमें बाधा होगी और ऊर्जा उत्पन्न नहीं हो पाएगी। तो शरीर में हमेशा ऊर्जा की कमी रहेगी। जो आदमी है उसको हमेशा थकान का अनुभव होगा, जो कि दूसरा पॉइंट मैंने लिख दिया है, थकान का अनुभव होगा। तीसरा है श्वास गति बढ़ जाएगी। तो अगर किसी के शरीर में हेमोग्लोबिन की कमी है तो उसकी श्वास गति बढ़ जाएगी, वो हमेशा जल्दी जल्दी सांस लेगा। और चौथा पॉइंट है, एक रोग होता है जिसको हम अनीमिया या अरक्तता नामक रोग कहते हैं, वो रोग भी शरीर को लग जाएगा। तो कितने पॉइंट? 4 पॉइंट। सबसे पहला, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी शरीर में, क्योंकि हेमोग्लोबिन अगर कम है तो ऑक्सीजन अपने आप शरीर में कमी हो जाएगी, जिससे ऊर्जा अधिक मात्रा में उत्पन्न नहीं हो पाएगी, कम मात्रा में उत्पन्न होगी। थकान का अनुभव होगा। तीसरा, श्वास गति बढ़ जाएगी। चौथा, अरक्तता मतलब अनेमिया नामक एक रोग है, वो शरीर में हो सकता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न नंबर 11, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है? तो दोहरा परिसंचरण, तो एक बार मैं आपको दोहरा परिसंचरण, मैंने एक बार डायग्राम आपको बनाया था, वो मैं दिखा देता। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, कभी भी दोहरा परिसंचरण का सवाल आपका आता है तो ये वाला आपको डायग्राम बना देना है। इसमें आपका हृदय, आपको जैसे बनाते हैं वो डायग्राम नहीं बनाना। हृदय मतलब एक बॉक्स बना के उसको 4 भागों में बांट देना है, बाया अलिंद व बाया निलय, जिसका काम होता ऑक्सीजन युक्त रक्त को
एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। और दाया अलिंद और दाया निलय, इसका काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को एक जगह से दूसरी जगह शरीर में पहुंचाना। तो ये वाला डायग्राम आपको बनाना है कभी भी दोहरा परिसंचरण आए। अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं जल्दी सी। इसके बाद क्या लिखना है आपको, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण मतलब दोहरा वहन होता है क्योंकि रक्त 2 बार हृदय में जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। हृदय 4 कोष्ठों मतलब 4 भागों में बटा है। यह ऑक्सीजन युक्त रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त को मिलने से रोकता है। अगर हृदय को 4 भागों में ना बांटा जाए तो जो दोनों रक्त है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन युक्त, वो दोनों आपस में मिल जाएंगे, जिससे कि शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा। हृदय का दायां भाग शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त एकत्रित कर फेफड़ों में भेजता है और बायां भाग फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त एकत्रित कर शरीर में भेजता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। दोहरा रक्त परिसंचरण आवश्यक किस लिए है? क्योंकि मनुष्य को अपने शरीर का ताप नियंत्रित रखने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो अगर हमें अधिक ऊर्जा चाहिए तो उसके लिए अधिक ऑक्सीजन चाहिएगी, और अधिक ऑक्सीजन हमें तभी मिल पाएगी जब ऑक्सीजन युक्त रक्त कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त से अलग रहेगा। अगर वो दोनों मिल गए तो ऑक्सीजन युक्त रक्त शरीर में हर जगह नहीं पहुंच पाएगा। तो आपको ये जो लास्ट पॉइंट है ये किस लिए आवश्यक है, ये ध्यान रखना है, शरीर का ताप नियंत्रित रखने के लिए, ठीक है। और कभी भी दोहरा परिसंचरण आए आपका तो आप वो डायग्राम जरूर बना दें, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। अब चलते हैं, मैंने पहले ही बताया था आपको एक प्रश्न नंबर 12 देखो आ गया है, इंपॉर्टेंट सवाल है। जाइलम और फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है? तो जाइलम जो कि आपको पता है, जाइलम जल और खनिजों का परिवहन करता है। परिवहन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। और जो फ्लोएम होता है वो भोजन का पत्तियों से दूसरे भागों में परिवहन करता है। तो पत्तियों में खाना बनता है, आपको पता है जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो पौधे के हरे भाग मतलब पत्तियों में होता है, वहाँ से भोजन को फ्लोएम द्वारा पौधे के दूसरे भाग में ले जाया जाता है, वो काम फ्लोएम करता है। जाइलम द्वारा वहन केवल ऊपर दिशा की ओर होता है। तो जो परिवहन या वहन होता है वो पानी का, जल या खनिज का नीचे से ऊपर की तरफ होता है, सिर्फ एक दिशा में। पर जो भोजन होता है वो ऊपर और नीचे दोनों दिशा की ओर वहन होता है। जाइलम जल और खनिजों के वहन में किस प्रक्रिया का उपयोग करता है? वाष्पोत्सर्जन का उपयोग करता है। और फ्लोएम स्थानांतरण का उपयोग करता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। इसके बाद 4th पॉइंट है, एटीपी की आवश्यकता नहीं होती। तो जल और खनिज को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए हमें एटीपी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जिसको हम कहते हैं, एटीपी की आवश्यकता होती है। किस में होती है? भोजन को एक स्थान से दूसरे जगह पहुंचाने में फ्लोएम करता है इसका उपयोग। 5th पॉइंट है, जाइलम में पदार्थों का वहन वाहिकाओं तथा वाहिनियों द्वारा होता है जो मृत उत्तक होते हैं। तो जो जाइलम होता है वो जल और खनिज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए नालियों का उपयोग करता है, ट्यूब्स का उपयोग करता है, जिनको वाहिका और वाहिनिका कहते हैं। ये मृत उत्तक से बनी होती है। पर जो फ्लोएम होता है वो भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए चालनी नालिका द्वारा भेजा जाता है, और उसमें उसकी मदद करता है साथी कोशिका, जो कि जैव कोशिकाएं होती है, जीवित कोशिकाएं होती है। तो जाइलम उपयोग करता है वाहिकाओं तथा वाहिनियों का, जो कि मृत उत्तक से बनी होती है, और फ्लोएम उपयोग करता है चालनी नालिका, और उसका साथ देती है साथी कोशिका, जो कि जीवित कोशिकाओं में आती है। ये आपको ध्यान रखना है। ऊपर मैंने टॉप पे लिखा भी हुआ है, अगर किसी बच्चे को जानना है, चालनी नालिका को सीवी ट्यूब्स कहते हैं और साथी कोशिका को कंपेनियन सेल कहते हैं। ये जीवित होते हैं, जो कि फ्लोएम उपयोग करता है। जाइलम मृत का उपयोग करता है, ये भी एक अंतर होता है। तो मैंने 5 पॉइंट यहाँ लिखे हुए हैं। तो जाइलम और फाइलम में जब भी सवाल आएगा ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर का आ सकता है, तो कम से कम 5 में से 2 पॉइंट आपको ज़रूर याद हो, ठीक है। वैसे कोशिश करें कि हमेशा
3 पॉइंट याद करके जाए, ताकि 2 मार्क्स का भी सवाल आता है तो आपको कम से कम 2 पॉइंट याद रहे। ठीक है, मैंने 5 पॉइंट्स लिख दिए, तो एक बार आप इनको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, कम से कम 3 पॉइंट तो याद रह ही जाएंगे। अगला सवाल है आपका, लास्ट सवाल है आपका चैप्टर का इसका, फुसफुस में कूपिकाओं की तथा वृक्क में वृक्काणु, जिसको हम नेफ्रॉन भी कहते हैं, की रचना तथा क्रियाविधि की तुलना कीजिए। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपको डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि उसमें टाइम बहुत लग जाएगा। तो उनकी क्रियाविधि और रचना की तुलना करने का मतलब है बस आपको बताना है कि वो कैसी बनी होती है। अगर आपके पास समय है तो आप बना के दिखा भी सकते हैं। सबसे पहले कूपिकाओं के बारे में पहला पॉइंट देखते हैं। कूपिकाएं आपको पता है श्वसन तंत्र का आपका हिस्सा होती है, और जो वृक्काणु होते हैं वो उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा होते हैं। तो कूपिकाएं यह फुसफुस की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो जो फुसफुस होता है, फेफड़ा होता है, उसमें गैसों का आदान प्रदान कूपिकाओं द्वारा ही होता है, इसलिए कूपिकाओं को फुसफुस की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। ऐसे ही जो आपका उत्सर्जन तंत्र होता है, उसमें जो वृक्क होता है, वृक्क किडनी जिसको हम कहते हैं, तो यह वृक्काणु जो होता है यह किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कहने का मतलब ये है कि फुसफुस में कूपिकाओं का अहम योगदान होता है, ऐसे ही वृक्क में वृक्काणु का अहम योगदान होता है। फिर सेकंड पॉइंट आता है, कूपिका द्वारा वायु का आदान प्रदान होता है। ये आपको पहले भी मैंने बताया है, अभी पीछे सवाल भी आया था। ये सतह उपलब्ध कराती है गैसों के विनिमय आदान प्रदान के लिए। वृक्काणु द्वारा रक्त का आदान प्रदान होता है। जो हमारी धमनी होती है वो रक्त लेके आती है ग्लोमेरुलस में, और फिर वहाँ से जो शिरा होती है वो रक्त को वापस ले जाती है। ये मैंने आपको जो वृक्काणु का क्रियाविधि समझाई थी तब मैंने आपको ये बताया था अच्छे से। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है, यह रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड अलग करके शरीर से बाहर निकालती है। तो कूपिकाएं क्या करती है, जो रक्त होता है, रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड आती है वो कूपिकाओं में भर जाती है और कूपिकाएं उसको बाहर निकाल देती है। वृक्काणु क्या करता है, यह रक्त से नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ मतलब वेस्ट प्रोडक्ट, तथा यूरिया, जैसे कि वेस्ट प्रोडक्ट जैसे यूरिया और यूरिक अम्ल अलग करके शरीर से बाहर निकालने में सहायक है। तो जो कूपिकाएं है वो गैस से जुड़ी हुई है, और वृक्काणु आपके जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं जो आपके द्रव रूप में होते हैं उनको बाहर निकाला जाता है वृक्काणु की सहायता से। ठीक है, मूत्र में मिला के, मूत्र का जब मूत्र बनता है तो उसमें ये नाइट्रोजनी पदार्थ जैसे यूरिया और यूरिक अम्ल मिक्स हो जाते हैं और उसके साथ बाहर निकल जाते हैं। चौथा पॉइंट है, यह छोटी थैलीनुमा रचनाएं होती है। तो कूपिकाएं आपकी थैलीनुमा, आप यहाँ लिख सकते हो, गुब्बारे नुमा रचनाएं होती है। वृक्काणु ये अत्यधिक कुंडलित रचनाएं होती है। तो अगर आप वृक्काणु का अगर चित्र देखेंगे तो उसमें आपको दिखेंगे बहुत सारी नालियाँ होती है, वो कुंडली लगा के, जैसे सांप कुंडली लगा के बैठा होता है वैसे वो कुंडली नुमा रचनाएं होती है। आखिरी पॉइंट है, कूपिकाएं गैसों के विनिमय के लिए बड़ा सतही क्षेत्रफल उपलब्ध कराती है। तो मैंने आपको बताया कूपिकाओं का सबसे अहम जो काम होता है, योगदान होता है, वो गैसों के विनिमय मतलब आदान प्रदान के लिए सतह उपलब्ध कराना होता है। ऐसे ही जो नेफ्रॉन होता है जिसको वृक्काणु बोलते हैं, वह आपके क्षेत्रफल उपलब्ध कराता है फिल्टर करने के लिए। कुंडली के, फिफ्थ पॉइंट वृक्काणु का है, कुंडली के आकार का नेफ्रॉन फिल्टर करने के लिए बड़ा सतही क्षेत्रफल प्रदान करती है। तो ये थे 5 पॉइंट कूपिका और वृक्काणु के। तो ये इम्पोर्टेंट सवाल है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार आया है सवाल। कूपिका और वृक्काणु में रचना और क्रियाविधि की तुलना कीजिए। तो आप ध्यान रखिएगा, आप ये 5 पॉइंट याद करके जाइएगा, क्योंकि आपको रचना वाला पॉइंट है, ये जो थैलीनुमा वाला आपका होता है, थैलीनुमा 4th पॉइंट, ये रचना से जुड़ा हुआ है। रचना मतलब वो कैसी बनी होती है, और उसके बाद क्रियाविधि मतलब वो क्या काम करती है। तो आपका जैसे ये जो दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, ये आपकी क्रियाविधि से जुड़े हुए हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा 5 पॉइंट को याद करें।
और वहाँ पे मैक्सिमम जितने हो सके आप लिख के आए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आपको छोड़ना नहीं है। तो यही था आपका पाठ नंबर जो 6 था, जैव प्रक्रम। यहाँ ये ख़त्म होता है। तो आप हर दिन 2-2 3-3 अगर सवाल इसके याद करेंगे तो आपको ये बहुत आसानी से पाठ याद हो जाएगा। कुछ डायग्राम्स है जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, जैसे आपका मानव पाचन तंत्र हो गया, हृदय का डायग्राम हो गया, उसके बाद दोहरी संरचना वाला है, दोहरा परिवहन वाला है, सॉरी। उसके अलावा आपका और डायग्राम जो है, मैं 1-2 डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये रहा मानव पाचन तंत्र, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, पेपर में आ सकता है। उसके अलावा आपका श्वसन तंत्र इतना उपयोगी नहीं है, हाँ, पर ये इसकी लेबलिंग आप याद रखिएगा कि किस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में इसका डायग्राम आ सकता है और आपसे पूछ सकते हैं इस हिस्से को क्या बोलते हैं। इसके बाद हृदय, इसका डायग्राम तो आपको करना ही है प्रैक्टिस। इसके अलावा बस इतना काफ़ी रहेगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, 2-3 बार इसको पढ़िए। इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है, अगर आप पढ़ेंगे तो ये ईज़िली याद हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।